तो हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 अवयव मैट्रिक्स इसके बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में अवयव क्या होता है और अवयव के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था और कुछ उदाहरण किए थे। उदाहरण नंबर 4 तक जो हमने फर्स्ट लेक्चर में हल कर लेता। आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे और उदाहरण नंबर 5 बचा है, पहले उसको हल करते फिर प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 5 है, यदि अवयव है तो ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो अवयव दिए गए हैं और दोनों आपस में बराबर है और उसी प्रकार से कुछ उदाहरण नंबर 4 में भी था। तो बिल्कुल उदाहरण नंबर 4 हल किया था, उसी तरीके से हमें उदाहरण नंबर 5 भी हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 5 से हल करना। उदाहरण नंबर 5 मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। उदाहरण नंबर 5 क्या है? 2a प्लस बी a माइनस 2b 5c माइनस डी 4c प्लस 3d बराबर में एक और वो दिया गया है 4 माइनस 3 11 और 24। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन इनका हम हल कैसे करेंगे, तो हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में देखा था उदाहरण नंबर 4 में कि अगर हमारे पास एक ऐसा अवयव है जिनकी कोटि आपस में बराबर हो, दोनों अवयव आपस में समान हो, तो उनके जो प्रत्येक अवयव होंगे, अवयव किनको कहते हैं, ये अंदर जो लिखे गए हैं इनको कहते हैं हम अवयव। तो इनके जो प्रत्येक अवयव है वो भी होंगे समान, यानी कि इसका ये अवयव इसके बराबर होगा, इसका ये अवयव इसके इस अवयव के बराबर होगा, यानी कि ये सभी जो है बराबर में हम लिख देते हैं, समीकरण नंबर बना के इसको हम हल करते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल, और यहाँ पर जो हमें 2 लाइन लिखनी होती है तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं यदि 2 अवयवों की कोटियाँ बराबर हो एवं दोनों अवयव आपस में समान हो तो उन दोनों अवयवों के प्रत्येक अवयव समान होंगे। इस प्रकार से 3 लाइन लिखनी है। क्या है, हम जानते हैं कि यदि 2 अवयव की कोटियाँ बराबर है तो और दोनों अवयव आपस में समान है तो दोनों अवयव जो प्रत्येक संगत अवयव है वो होंगे बराबर। इस प्रकार से पहले हम समीकरण बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण, फर्स्ट समीकरण हो जाएगा 2a प्लस बी इसके बराबर हो जाएगा 4। तो बन गया समीकरण नंबर 1, नाम दे देते हैं इसको। फिर है a माइनस 2b इसके बराबर हो जाएगा -3, तो यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। फिर है 5c माइनस डी इसके बराबर है 11, तो यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। फिर लास्ट है 4c प्लस 3d बराबर 24, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से हमने समीकरण में इनको बना लिया। तो इसको जो हम अभी आगे हल करते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से
समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 2a प्लस बी बराबर 4। तो 2a यहाँ का यहीं रह जाएगा, 4 इधर था। यहाँ पर हमारे पास b का हम इधर भेजेंगे, ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस b। इसी प्रकार से a यहाँ 2 का इधर भेजेंगे तो ये जगह बटे में 4/2 माइनस b। तो ये जो हमको मिला ये इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 5। ए का मान मिल गया हमको, तो हम समीकरण नंबर 2 में जो है ए का मान रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 के नंबर वो है a माइनस 2b बराबर माइनस का 3। इसमें जब हम a का मान रख देते हैं तब लिखेंगे a का मान रखने पर a का मान क्या था 4/2 माइनस b और माइनस b बराबर में माइनस 3। इसको हम हल करते तो ये हो जाएगा 4b माइनस 4b बटे में 2 माइनस 3 बराबर में। अब 2 जो है नीचे इसको हम ऊपर भेजते हैं तो ये यहाँ क्या कर रहा था, ये भाग इधर जाएगा तो ये हो जाएगा गुना में। तो ये जाएगा 4 माइनस b 4b माइनस 3 इंटू 2, इनको जोड़ेंगे माइनस b और 4 माइनस b तो ये हो जाएगा माइनस के 5b। 4 माइनस 5b बराबर में ये हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5b और बराबर में हो जाएगा माइनस 6। इधर से हम 4 भेजेंगे इधर, तो ये प्लस में था तो इधर जाके हो जाएगा माइनस का 4। इस प्रकार से हो जाएगा माइनस 5b बराबर, दोनों संख्या जो माइनस में इसलिए जुड़ जाएगी तो हो जाएगा माइनस का 10। यहाँ से जब माइनस 5 को भी इधर भेजते हैं तो जो इधर बच जाएगा b और माइनस 10 बटे माइनस का 5, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह हो जाएंगे प्लस, और 10 5 से हम इनको काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि हमें जो b का मान मिल रहा है ये 2 बार में कटेगा। तो हमें जो b का मान मिल गया हमको वो मिल गया 2। तो हमें जो है वो b का मान जो मिल चुका है। तो b का मान जो हम समीकरण नंबर 5 में रखते हैं, जिससे जो हमारे हमको जो a का मान मिल जाएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 5 में b का मान रखने पर समीकरण नंबर 5 क्या है, a बराबर 4/2 माइनस b। 4/2 b का मान था हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 4 में से माइनस 2 जाएगा था 2 और बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा 1, यानी कि हमें a का मान मिला हमको वो है 1। तो a और b का मान जो हमने निकाल लिया। अब जो हम आगे हल करते हैं, तो इसके बाद हम लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या हमारे पास 5c माइनस d बराबर 11। 5c माइनस d बराबर 11। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5c वैसा का वैसा 11 को हम इधर ले आते तो ये हो जाएगा माइनस का 11 और माइनस d को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का d। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6 हमने इसको नाम दे दिया। अब देखते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 में हम जो d का मान रख के हम c का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 से। तो
समीकरण 4 क्या है, 4c प्लस 3d बराबर 24। तो इसमें हम किसका मान रखते हैं, डी का। तो 4c वैसे का वैसा प्लस डी का मान रखेंगे तो कोष्टक में आ जाएगा डी का मान क्या था, 5c माइनस 11 और बराबर में 24 चल रहा है। तो यह जाएगा 4c, 3 का अंदर हम गुना कर देंगे तो यह जाएगा हमारे पास 15c और माइनस 3 में 11 गुना होगा तो यह जाएगा 33 प्लस ये बराबर 24। तो इस प्रकार से 4c और प्लस 15c इनको जोड़ेंगे तो यह जाएगा 19c और बराबर में 24। 33 को हम माइनस 33 को इधर हम पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस का 33। तो ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 19c बराबर, इनको जोड़ेंगे तो ये हमको मिलेगा 57। इसके बाद जो हम c वैसे कैसे यहाँ रह जाएंगे, c को हम इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 57/19 और 57 जो 19 के पहाड़े से हम इसको काटेंगे तो यह जाएगा 3 बार में कट जाएगा। यानी कि जब हमें c का मान मिला है वो कितना मिल चुका है, वो है 3। इस प्रकार से हम हल करते हैं। इसके बाद हमने a का मान निकालिया, b का मान निकालिए, अब किसका मान बचा है, d का। तो d का मान निकलेगा समीकरण नंबर, d का मान निकालेंगे हम इसी से समीकरण नंबर 6 से। समीकरण 6 से यहाँ पे 6 समीकरण नंबर 6 में c का मान रखने पर लिख देते हैं। समीकरण 6 में c का मान रखने पर समीकरण 6 क्या है, 5c माइनस 11d। c का मान हमको कितना मिला, 3। तो 3 गुना में जाएगा 11 माइनस 11 बराबर d। इनका हम गुना करते 5 3 का तो यह जाएगा 15 माइनस 11 बराबर में d। 15 में से 11 घटाएंगे तो यह जाएगा 4, बचेगा 4, यानी कि जब d का मान मिला है हमको वो मिल चुका है 4। तो इस प्रकार से हमने पूरी उदाहरण नंबर 5 का हमने हल कर लिया है। सबसे पहले हमने इनको समीकरण के रूप में बनाया, फिर हमने समीकरण नंबर जो 1 हल किया, उसके बाद हमने a के मान से हमने समीकरण नंबर 2 में रखा जिससे हमें b का मान मिला, और b का मान जो हमने समीकरण नंबर 5 में रख के a का मान निकाल लिया। फिर उसके बाद समीकरण नंबर 3 को हल किया हमने, फिर उसके बाद जो बाकी की प्रोसेस अब देख लीजिए। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करना है। अगर जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो उन्होंने तो पहले से उदाहरण नंबर 5 को हल कर लिया। तो इसके बाद जो हम प्रश्नावली की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, अवयव ए दिया गया है के लिए ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमें अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या, फिर अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 के जो है मान निकालना है। सिर्फ 3 फर्स्ट प्रश्न में जो हमें 3 चीज़ें निकालनी है, वो है अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव A13, 21, 33, 24 और 23 के जो है मान निकालने हैं। तो इस पर किस प्रकार से इसको हल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। हल में फर्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं, वो देख रहे क्या है, अवयव की कोटि। यहाँ पर जब हमें कोटि निकालनी है तो कोटि किस प्रकार से निकालते हैं, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना, उसी को कहते हैं अवयव की कोटि। तो किसको कहते हैं, हमारे पास पंक्ति कौन सी है, यह है पंक्ति। पंक्ति 1 2 3, कितने हमारे पास 3 पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4। तो पंक्तियों
एवं स्तंभों की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना ही कहते हैं अवयव की कोटि। तो किसे लिखेंगे हम 3 × 4, तो ये हो गया हमारी अवयव की कोटि। तो हम क्या लिखेंगे कि दिए गए अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, एवं स्तंभों की संख्या 4 है, इसलिए अवयव की कोटि कितनी होगी, 3 × 4। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम लिखते हैं, तो वो हो जाएगा दिए गए अवयवों में लिखेंगे हम दिए गए अवयवों में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, और स्तंभों की संख्या 4 है। अतः अवयव की कोटि होगी 3 × 4 है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को एक सिस्टमेटिक तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें 3 चीज़ें हमें दी गई थी अवयव की कोटि, हमने अवयव की कोटि निकाल लिए, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं अवयव की कोटि, पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना ही है अवयव की कोटि। दूसरा है अवयवों की संख्या, दूसरा अवयवों की संख्या। संख्या, तो इसको हम किस प्रकार से हल करते, तो देखो अवयव की संख्या मतलब ये पूछ रहा है इनके अंदर कितने अवयव हैं। तो यहाँ तो हमारे पास सभी सारणी बनी है, इसलिए हम गिन सकते हैं कि इसमें कितने हैं। लेकिन जो हमने गुणनफल के रूप में लिखा अवयव की कोटि, कितने लिखा, 3 × 4, 3 × 5 हमने एक कोटि लिखी, इसको हम गुना करते तो हमको कितना मिलता है, तो मिलता है 12। तो ये जो 12 है वही है अवयवों की संख्या। यहाँ पर हम इस अवयव में गिनते हैं, फिर भी हमको मिलेंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये पूछ रहा है अवयव की संख्या कितनी है, तो 12। यहाँ तो हम गिन सकते हैं। यहाँ तो फिर जब हमने कोटि निकाली उसमें जो हमें 3 × 4 है, तो उसको हम गुना कर सकते हैं, तो हमको ये मिलता है 12। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि अवयव का कोटि गुणन और अवयव की संख्या जो होती है बराबर ही है। तो इसको हम लिखते हैं, हम जानते हैं अवयव की कोटि का गुणन फल बराबर अवयवों की संख्या। तो कितनी है अवयव की कोटि, इतने 3 × 4 = 12। तो यही है अवयव की संख्या 12। तो इस प्रकार से हमें हल करना है। और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, अगर हमें सारणी दी गई उसमें कह दिया कि अवयव की कोटि बताइए या फिर अवयव की संख्या बताइए, तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए इसको हमें अच्छे से हल करना आना ही चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम तीसरा है अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 का मान बताना हमें। तो वो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो हम एक सारणी, एक अवयव बनाते हैं। तीसरा क्या पूछ रहा हो, अवयव A13,
A21, A35, A24 और A23। तब सबसे पहले माना अवयव क्या है, एक हमने अवयव मान लेंगे 3 × 4 3 × 4 कोटि का, तो ये A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A24। फिर इसके अनुसार हम मान रखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले किन किन ने पूछा A13, तो ये है A13। तो A13 में जो मान है वो कौन सा आ जाएगा, A13 तीसरा स्थान, तो ये कौन सा है 19, तो हम लिख देंगे 19। फिर उसके बाद कौन सा है A21, उसके बाद है A21, A21 फर्स्ट मान क्या आ जाएगा 35। फिर क्या है A35, तो सॉरी 33, तो A33 में क्या आ जाएगा -5। फिर उसके बाद A24, तो A24 में कितना मान आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 12। फिर है A23, तो A23 में कितना मान आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 5/2। तो पहला प्रश्न जो बिल्कुल आसान है और आसानी तरीके से इसका हमने हल कर लिया। बस एक अच्छी तरीके से हमने समझना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हम हल करते हैं। और इसी प्रकार से इस प्रकार से जो ये पहला प्रश्न हमने किया ये पूरा ऑब्जेक्टिव पर है, ऑब्जेक्टिव बनता है ऐसा। तो अगर आप इसी तरह के प्रश्न अच्छे से हल कर लेते हो, अच्छे से आते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव को आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, यदि अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है हमने उदाहरण में हल किए थे। ये रहे उदाहरण नंबर 2, ये प्रश्न। तो यहाँ पर भी प्रश्नावली में जो हमें 2 प्रश्न दे दिए गए, तीसरा और दूसरा, दोनों प्रश्न सेम है। तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे कि हम जानते क्या, अवयव की कोटि, अगर यहाँ पर 24 अवयव दे दिए गए हैं लेकिन पूछ रहा हमको कि इनकी कोटि बताइए, तो सबसे पहले तो हम ये जानते थे कि कोटियाँ को गुणनफल के रूप में लिखते हैं, और जो कोटियाँ उनका हम गुना कर देते तो अवयव की संख्या मिल जाती थी। यानी कि 24 अवयव हमारे पास है, लेकिन 24 अवयवों की हमें कोटि बतानी है, तो हम किस प्रकार से बताएंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 3 × 3 कोटि का हमारे पास अवयव है, तो उसके अंदर अवयव कितने होंगे, तो वो होंगे 9। और 9 अवयव कैसे होंगे हमने इससे पता कर लिया, इनको हम गुना करते हैं तो अवयवों की संख्या मिल जाती है हमें, तो वो होंगे 9। तो लेकिन हमारे पास हम यहाँ दे दिए गए 24 अवयव, तो हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिनको गुना करने पर हमको मिलेगा 24। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनको हमें गुना करने पर 24 मिलेगा। तो पहली तो वो होगी, एक में अगर हम 24 का गुना करते हैं तो मिलेगा हमको 24। फिर दूसरी संख्या ये है, अगर हम 24 में 1 का गुना भी करते हैं तो भी हमको मिलेगा 24। फिर दूसरी क्या है, फिर दूसरी हम करी 2, अगर 2 में हम 12 का गुना करते हैं तो भी मिलता है हमको 24। फिर 12 में हम 2 का गुना करते हैं फिर भी मिलता है 24। फिर 3 और 8 का गुना करते हैं फिर भी हमको मिलता है 24। फिर 8 और 3 का गुना करते हैं फिर भी मिलता है हमको 24।
और 6 चौक 24 और 6 और 4 का गुणा करते तो भी हमको मिलता है 24। तो इस प्रकार से और इनको हम हल करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम किसी भी संख्या गुना करते हैं या हमें जो कोटि दी होती है उसका हम गुना करते तो हमें मिलती है अवयव की संख्या। तो उसी प्रकार से हम अवयव की संख्या से हम कोटि बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कोटि बनाएंगे। ये हमने बना ली, लेकिन इनको हम सिस्टमेटिक तरीके से किस प्रकार से लिखेंगे, तो पहले वो लिखते हैं। तो इनको हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि इंटिको कोटि का अवयव हो तो इनमें अवयव इंटू ए हो गए या एम। यहाँ पर हमने क्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एम भी लिख सकते हैं। लिखेंगे हम प्रश्न नंबर जो है 2, हम जानते हैं कि m इंटू एन कोटि का अवयव हो तो इसमें अवयव mn होंगे। इसी प्रकार हमारे पास है 24 अवयव, 24 अवयव वाले अवयव की कोटि इस प्रकार होंगे या फिर निम्न होंगे। ये हम लिख सकते हैं निम्न होंगे। तो हमको जो कौन कौन सी कोटि मिली है, तो वो मिली हमको 1 गुणित 24, फिर 24 गुणित 1, फिर 12 गुणित 2, फिर 2 12, फिर 3 8, इसी प्रकार से 8 3 और 4 6 6 4। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर एक नहीं 2 प्रश्न है एक ही में। फिर दूसरा है 13, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। तो इसका भी हम लिखेंगे पुनः इसी प्रकार, पुनः इसी प्रकार 13 अवयव वाले अवयव की कोटियाँ निम्न होंगी। तो 13 की कोटियाँ कौन कौन सी बनेगी, तो 13 ऐसी हमें संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा बराबर 13 मिले, तो हमें ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, वो खुद 13 ही है। तो उनकी कोटियाँ जो होंगी वो होगी 1 गुणित 13 और 13 गुणित 1। ये कोटियाँ होंगी। अगर हम हमारे पास 13 अवयव है तो वो अवयव हमारे पास वो है 1 इंटू 13 कोटि का होगा या फिर 13 इंटू 1 कोटि का होगा। ये संभावित घटनाएं हैं कि अगर हमारे पास 13 अवयव है तो उसकी कोटियाँ, उसकी 2 संभावना है क्योंकि वो इस प्रकार की कोटि का हो सकता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। ये कहता है कि यदि अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास दे दिया इस बार 18। तो हम सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इनको। तो ये हो जाएगा उदाहरण नंबर, प्रश्न नंबर कौन सा हमारे पास, तो है 3।
तो वही उसी प्रकार से हम लिखना है, सेम प्रश्न है, बस संख्या बदल गई है। तो हम लिखते हैं कि हम जानते हैं हैं कि m×n कोटि का अवयव हो तो इसमें अवयव mn होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम कितना अवयव दे दिए थे, 18 अवयव वाले अवयव की कोटि निम्न होंगे। तो कौन कौन सी ऐसी संख्या है इनको गुना करने पर हमें 18 मिलता है। तो पहले तो खुद होती है 1 और 18, दूसरी 1 और 18, फिर 2 × 9, फिर 9 × 2, और फिर हो सकती है 18, 6, इनमें हम 6 गुना फिर भी हमको 18 मिलता है। और तो इस प्रकार से हमने लिख लिया 18 अवयव वाले अवयव की कोटि। ऐसी संभाविक कोटियाँ होंगी वो इतनी होंगी, कुल 6 कोटियाँ। अगर 18 अवयव है तो उनकी कोटियाँ संभावना है कि उनकी कोटियाँ 6 बनेगी। वो इस प्रकार हो सकता है पहली पंक्ति हम लिखते हैं, एक पंक्ति हो 18 स्तंभ। तो इसके बाद इसमें फिर से 2 प्रश्न है। दूसरा कहता है 5 अवयव है, तो उसका हम लिखेंगे पुनः इसी प्रकार 5 अवयव वाले अवयव की कोटियाँ निम्न होंगे। तो वही 5 अवयव वाले अवयव की कोटि वही एक ही हो सकती है, 2 ही, 5 × 5 या 1 × 5 कोटि का अवयव। तो इस प्रकार से जो हमने हल के लिए प्रश्न नंबर 2 और 3 सेम प्रश्न है, बस संख्या बदल गई इनमें, और एक ही में जो 2 प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से हम हल करेंगे। उदाहरण नंबर में भी हमने हल करके आपको बता दिया था, और यहाँ पर भी, जिससे जो हमें अच्छे से हम इसको आगे हल कर सकते अगर परीक्षा में आते हैं तो। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4।